आपको बता दें कि जो खाड़ी के देश हैं, वो इन हमलों से, जो उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उनसे तंग आ चुके हैं। रॉयटर्स की तरफ से ये दावा किया जा रहा है और ये जो दावा है 3 सूत्रों के हवाले से ये बड़ा दावा किया गया है। रॉयटर्स के अनुसार खाड़ी के अरब देशों ने कहा है कि उन्होंने अमेरिका से ईरान के साथ युद्ध करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन अब उनमें से कई देश अमेरिका से ये कह रहे हैं कि वो इस जंग के बीच में ही न रुके, बल्कि ईरान के पूरी तरह नाकाम करके ही दम ले। वो चाहते हैं कि खाड़ी में तेल के कारोबार से ईरान के खतरे को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। अब इन सूत्रों के अलावा 5 पश्चिमी और अरब राजनयिकों ने बताया कि वॉशिंगटन खाड़ी देशों पर अमेरिका इजराइल युद्ध में शामिल होने का दबाव डाल रहा है। उनमें से 3 के अनुसार ट्रंप मानते हैं कि अगर इस जंग में अरब देश शामिल हुए तो इसे जायज ठहराया जा सकेगा। वहीं अमेरिका में भी जनता के बीच उनकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। पूरे खाड़ी क्षेत्र में यह आम भावना है कि ईरान ने हर खाड़ी देश के साथ हर रेड लाइन को पार कर दिया है। शुरुआत में वो इस जंग के खिलाफ थे, लेकिन जिस तरह से ईरान ने हमला किया उसके बाद पूरा क्षेत्र ईरान का दुश्मन बन गया। शायद इसीलिए ट्रंप भी ये कह रहे हैं कि यह जंग जल्द खत्म नहीं होगी। It'll be wrapped up soon. We're going to have a much safer world. I had an obligation to do this. I didn't want to. You want to see a stock market go down? Start letting them hit you with nukes, okay? तो अमेरिका ने युद्ध की शुरुआत शुरू की थी रिजीम चेंज की बात से। अब टॉप लीडरशिप को वो वहां पर उसका सफाया कर चुका है। दूसरी चीज थी कि वो संवर्धित यूरेनियम को हासिल करना चाहता था ताकि ईरान में कोई भी कभी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना पाए। पर वो संवर्धित यूरेनियम है कहां? अमेरिका को इसकी बिल्कुल भनक नहीं है। तो आगे अब क्या होगा? ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई मारे गए। ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा को लेकर कई सारी अटकलें हैं। ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी को भी मारे जाने का दावा होता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक उनका प्रभाव इतना बढ़ गया था कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान भी कई मामलों में उनके भरोसे नजर आते थे। लारिजानी अमेरिका के साथ परमाणु बातचीत भी देख रहे थे और संभावित युद्ध की स्थिति में ईरान कैसे काम करेगा इसकी रणनीति भी तैयार कर चुके थे। लारिजानी की मौत के दावों के बाद भले ही अमेरिका और इजराइल का पलड़ा भारी होता नजर आए, लेकिन फिर भी ईरान का यूरेनियम कहां है, उस पर अमेरिका और ईरान कैसे कब्जा करेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। पिछले साल जून में अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू विमान ने ईरान के 3 खास परमाणु केंद्र पर बमबारी की थी। तब ऐसा माना जाने लगा कि ईरान के पास लगभग 440 किलोग्राम 60% एनरिच्ड यूरेनियम था, जो परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी मटेरियल से थोड़ा ही कम है। इससे केवल 10 के आसपास न्यूक्लियर बम बनाए जा सकते हैं। साथ ही दावा किया जा रहा था कि ईरानी सरकार के पास लगभग 200 किलोग्राम 20% एनरिच्ड यूरेनियम था। माना जाता है कि 60% एनरिच्ड यूरेनियम का लगभग आधा हिस्सा इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर एक टनल कॉम्प्लेक्स में स्टोर किया गया था, लेकिन अब वो किस हाल में है कुछ भी पता नहीं। ऐसे में इस यूरेनियम को जब्त किए बगैर अगर अमेरिका जंग रोक देता है तो फिर उसका मकसद अधूरा रह जाएगा, क्योंकि इस जंग के बाद ईरान पहले से भी ज्यादा ताकत से परमाणु बम बनाने की कोशिश करेगा। शायद यही वजह है कि अमेरिका को यूरेनियम को जब्त करने के लिए एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत पड़े, और अगर ऐसा हुआ तो फिर यह अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा स्पेशल ऑपरेशन फोर्स होगा, जिसके लिए अमेरिका को ईरान में सैनिकों की सुरक्षा पुख्ता करनी होगी। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं, क्योंकि रविवार को एक इंटरव्यू में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बताया कि हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला हुआ है, सब कुछ मलबे में दब गया। उन्होंने कहा कि सरकार के पास मटेरियल वापस पाने का कोई प्लान नहीं, लेकिन यह भी है कि वो हमले के दौरान स्टॉक के भविष्य के बारे में बातचीत करने को तैयार नहीं है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप से पिछले हफ्ते जब पूछा गया कि क्या ईरान के स्टॉक में रखे यूरेनियम को जब्त करने का कोई प्लान है, तो उन्होंने फॉक्स न्यूज रेडियो से कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा कि हम उस पर फोकस नहीं कर रहे, लेकिन किसी समय हम कर सकते हैं। तो क्या अमेरिका भविष्य में ईरान के यूरेनियम को ढूंढने के लिए अभियान चला सकता है? लेकिन उसके लिए उससे पहले ईरान को हराना होगा। तो एक तरफ ईरान के विरुद्ध चलता ये युद्ध, दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर प्रहार और हिजबुल्लाह की ओर से इजराइल के रिहायशी इलाकों में आम नागरिकों पर प्रहार। ऐसा ही हुआ उत्तरी इजराइल के नहारिया में, जहां पर एक रॉकेट का अटैक हुआ। सीधा वो बिना इंटरसेप्शन के वो रॉकेट गिरा। किस तरह की वहां पर तबाही हुई है, मैं आज उत्तरी इजराइल के उसी इलाके में पहुंची जहां पर लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। ईरान जब युद्ध के 18वें दिन सबसे बड़े हमले की नई बौछार शुरू करता है। ईरान की तरफ से यह हमला उत्तर से लेकर सेंट्रल इजराइल की तरफ निशाना बनाकर किया जाता है।
तब बेत शेमेश से लेकर इजराइल के जिस नाहरिया तक ईरान ने 18वें दिन बड़ा हमला किया है, उसी बॉर्डर से आज तक संवाददाता श्वेता सिंह आपको रिपोर्ट दिखाने जा रही। लेकिन उससे पहले आसमान से होते हमले के इस वीडियो पर गौर करिएगा। यह हमला ईरान के समर्थक हिजबुल्लाह की तरफ से उत्तरी इजराइल के बॉर्डर पर उस जगह किया जा रहा जहां से इजराइल को घेरने की कोशिश हिजबुल्लाह के जरिए ईरान करने में जुटा। नाहरिया इजराइल लेबनान बॉर्डर पर आज तक संवाददाता श्वेता सिंह पहुंची है। मकसद इजराइल के हर बॉर्डर से युद्ध की सही तस्वीर, सही खबर से आपको खबरदार करना है। एक बड़ा धमाका यहाँ पर हुआ। ये उत्तरी इजराइल का नहारिया इलाका है जहाँ पर एक रॉकेट आकर गिरा है। शुरुआत में इस तरह की बातें कही जा रही थी कि क्या एक इंटरसेप्शन वाली मिसाइल जो थी क्या वो आकर इस क्षेत्र में गिरी है, लेकिन आईडीएफ की तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि नहीं, ये हिजबुल्लाह की तरफ से दागा गया एक रॉकेट था। इसमें 3 लोगों के घायल होने की बात हो रही है और अधिकांश जो है वो स्मोक इनहेलेशन की वजह से घायल हुए हैं। लेकिन इस पूरे घर का हाल आप देख लीजिए, सामने पार्क गाड़ी का हाल देख लीजिए, सब कुछ पूरी तरीके से बर्बाद और चकनाचूर नजर आ रहा है। उत्तरी इजराइल में नहारिया का जो ये क्षेत्र है, ये मुश्किल से 8 से 10 किलोमीटर पूरे इलाके की दूरी लेबनान के बॉर्डर से रहती है और हमेशा यहाँ पर एक खतरा बना रहता है। उत्तर का ये वो तटीय इलाका है जहां इजराइल में एक और घर हमले से प्रभावित हुआ है। इसके आसपास बारूदी हमले से पेड़ का तना जलकर काला हो गया है। ये वो दूसरा घर है जो उस घर के ठीक सामने यानी बीचों बीच वो रॉकेट गिरा था और उस वजह से इसकी भी जो पूरा सामने का हिस्सा है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। हिजबुल्लाह के सहारे जब ईरान सोचता है कि वो दांत खट्टे कर सकता है, तब इसी बॉर्डर से इजराइल के जवान लेबनान से वार करते हुए हिजबुल्लाह पर पलटवार करते हैं। दोनों तरफ से होते इसी तरह के रॉकेट के हमले में इजराइल में जनता पर कितना असर पड़ा है, सुनिएगा। नफल बायमसा, तो ये इनके घर के ठीक बगल में वो हिस्सा है जहाँ पर ये मिसाइल आकर गिरा है और उसके बाद से इनके भी अपने घर में नुकसान हुआ है जिसको ये इनके घर के लोग निकाल कर ले जा रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस बॉर्डर की अहमियत पहले से समझते हैं, इसलिए वो भी सोमवार को उत्तरी इजराइल में लेबनान से सटे बॉर्डर तक पहुंचकर आईडीएफ के सैन्य कर्मियों से लेकर जनता तक से मिल चुके हैं। असल में ये वो बॉर्डर है जहां अब लेबनान के हिस्से में बैठकर हमला करने वाला हिजबुल्लाह पहाड़ के नीचे आया है। नहारिया से लगता हुआ जो लेबनान का बॉर्डर है इजराइल से, वहाँ हम आपको लेकर आए हैं और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पहाड़ के ऊपर की वो फेंसिंग का हिस्सा है। यानी कि इस पहाड़ के ऊपर अगर आप देखें तो उस जगह पर वो पूरी फेंसिंग आपको दिख रही है। ये पूरी फेंसिंग इस एरिया में पूरा इस पहाड़ के हिस्से में आगे तक जाती है। एक समय था जब ये जो पूरा पहाड़ है, पूरी जो पहाड़ी है, ये हुआ करती थी हिजबुल्लाह के अधीन, यानी कि हिजबुल्लाह की बड़ी मौजूदगी इस पर हुआ करती थी। लेकिन आज की तारीख में इस पहाड़ पर पूरी तरीके से इजराइल का नियंत्रण हो चुका है। इजराइल असल में इस वक्त 2 मोर्चे संभाल रहा है। एक मोर्चा ईरान का, जिसकी हर मिसाइल को रोका जाता है, दूसरी तरफ लेबनान वाले हिस्से से रॉकेट को रोका जाता है। तो ये हम बॉर्डर पर इस समय मौजूद हैं और अगर यहाँ पर आप बोर्ड देखेंगे तो यहाँ पर एक तरफ बेरूत और एक तरफ आपको जेरूसलम लिखा हुआ मिलेगा। ये वो सीमा है, ये वो बॉर्डर चेक है जिसके आगे अब हम नहीं जा सकते हैं और यहाँ पर भी इसीलिए भी नियंत्रण है क्योंकि यहाँ पर बहुत भारी भरकम जो युद्ध है वो चल रहा है। कुछ देर के लिए जब यहाँ पर फायरिंग थमी है तो हम बाहर की तरफ यहाँ निकल कर आए हैं, लेकिन ये पूरा मिलिट्री सेटलमेंट इस जगह पर जहाँ पर आपको अलग अलग तरह के सर्विलेंस इक्विपमेंट भी दिख जाएंगे जिन्हें कैमोफ्लेज किया गया है, ढका गया है। श्वेता सिंह, इजराइल लेबनान सीमा आज तक।